तो जो हमारी कल की क्लास थी, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हमने एल्गी को उनके हैबिटेट के हिसाब से पता लगाया कि किस तरह के हैबिटेट में अगर कोई एल्गी पाया जाता है तो हम उसको क्या नाम से पुकारेंगे। ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको कल समझा दिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कि एल्गी का जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि एल्गी जो होते हैं वो थैलोफाइटिक होते हैं। थैलोफाइटिक का मतलब है कि इनकी जो बॉडी होती है उसमें रूट, स्टेम और लीव्स जो है वो नहीं पाई जाती है, लेकिन क्लोरोफिल पाया जाता है। सही है, तो मैंने कल आपको ये बता दिया था। तो आज हम इसको समझने वाले हैं कि इसका जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस प्रकार से होता है बेटा। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज नोन एज द थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अब जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होगा तो हम देखेंगे कि इसको कितने स्टेट में बांटा गया है, कितने फॉर्म्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे यहाँ पे फर्स्ट जो होता है उसको हम लोग कह सकते हैं यूनिसेलुलर फॉर्म। जी, फर्स्ट जो होती है दैट इज द यूनिसेलुलर फॉर्म। अब देखिए कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनकी जो थैलस होती है वो यूनिसेलुलर होती है, मतलब सिंगल सेल्ड होती है। अब यूनिसेलुलर में भी हम देखेंगे कि इसमें तीन अलग अलग तरह की जो फॉर्म है वो पाई जाती है। पहली जो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल फॉर्म, नहीं इसको इसी तरीके से समझना है। दूसरा होता है यूनिसेलुलर अमीबॉइड, यूनिसेलुलर अमीबॉइड फॉर्म। और तीसरी जो हमने यहाँ पे ली है वो इनकी नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर फॉर्म होती है, नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको तीन तरह से यहाँ बांटा गया है। अब जो हमारी पहली फॉर्म है सिंपल फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं वो मोटाइल होती है और उसमें जितने भी एल्गी आते हैं उन पे कह सकते हो कि सिंगल फ्लैजिला जो है पाया जाता है। तो हम समझेंगे कि जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है ये मोटाइल होती है, ये आपको ध्यान रखना है, और यूनिफ्लैजिलेट होती है। ये यानी इन पे सिंगल फ्लैजिला जो है पाया जाता है, इसलिए ये मोशन करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एल्गी को रखा गया है। तो उन एल्गी का एग्जाम्पल आपको नोट करना है। तो एक होता है ट्रैकियोमोनास, तो पहला है आपका ट्रैकियोमोनास, ये जिसमें इसको रखा गया है। ठीक है, और दूसरा है आपका क्रोमोलाइना, ये क्रोमोलाइना। तो ये दो एल्गी हैं जिनको इस फॉर्म में रखा गया है। अब हम यहाँ से और देखेंगे, इसके अलावा आप देखेंगे इसमें कुछ और एल्गी भी आ जाते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास है तो वो भी इसी में आता है। एक आता है आपका हेमेटोकोकस, तो हम इसमें थोड़ा और बढ़ा देते हैं, क्लेमाइडोमोनास। अब देखिए ये जो मैंने लिखे हैं ये तीन एग्जाम्पल जो हैं ये यूनिफ्लैजिलेट होते हैं, मतलब इनमें सिंगल फ्लैजिला जो है वो पाया जाता है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल जिसको हेमेटोकोकस कहते हैं वो इसी कैटेगरी में आता है, हीमेटोकोकस। तो जो हीमेटोकोकस होता है इसमें बाई फ्लैजिलेट होता है, इसके अंदर दो फ्लैजिला जो है वो पाए जाते हैं। और एक आपका होता है पेरिडिनियम जिसका नाम है, या ऑक्रोमोनास, दो एग्जांपल इसमें आते हैं। एक है आपका पेरिडिनियम और दूसरा है ऑक्रोमोनास। अब ये जो होते हैं यूनिसेलुलर में आते हैं, ये सिलिएटेड होते हैं, मतलब इनकी बॉडी के चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल फ्लैजिली पाए जाते हैं जिनको हम लोग सिलिया कह सकते हैं। सही है, इसलिए मोटाइल होते हैं। अब हम बात करते हैं अमीबॉइड की। तो अमीबॉइड में अगर आप देखेंगे कि अमीबॉइड जो यूनिसेलुलर होते हैं तो इनमें जो लोकोमोशन होता है वो राइजोपोडिया द्वारा होता है। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे लोकोमोशन जो होता है वो होता है बाई राइजोपोडिया। अब देखिए राइजोपोडिया जो होता है वो किस तरह का होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था। राइजोपोडिया जो है उसको हम लोग किस प्रकार से क्लासीफाई करेंगे। सही है,
तो यहाँ पे लोकोमोशन बाई राइजोपोडिया आपका हो जाएगा। अब हम राइजोपोडिया में देखना है इसमें किस तरह की कैटेगरी को रखा गया है या किस तरह के एल्गी को रखा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो आता है दैट इज नोन एज द, क्योंकि ये अमीबॉइड स्टेज है तो अमीबॉइड स्टेज में आपका जो आएगा दैट इज क्राइसोमीवा। ये तो हम लोग लिख सकते हैं क्राइसोमीवा। क्लियर। अब नॉन मोटाइल जो होते हैं, नॉन मोटाइल फॉर्म में देखेंगे तो इनको प्रोटोकॉक्सॉइडल भी कहा जाता है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोकॉक्सॉइडल। तो प्रोटोकॉक्सॉइडल जो होते हैं, कॉक्सॉइडल, अब प्रोटोकॉक्सॉइडल कहा गया तो इसमें जो जिसको रखा गया है दैट इज नोन एज द क्लोरेला। तो जो क्लोरेला होता है हमारा उसको इस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। तो इस तरह से देखा कि हमारी जो यूनिसेलुलर फॉर्म जो होती है वो उसमें 3 अलग अलग कैटेगरी हमने यहाँ पे डिवाइड कर रखी है। क्लियर। चलिए अभी थोड़ा सा बात बताते हैं आपको। तो अभी हम बात कर रहे थे कि जो हमारे पास थैलस होता है वो किस प्रकार से होता है, जिसमें मैंने आपको बताया यूनिसेलुलर फॉर्म में जो थैलस होगा उसको हमने इस तरह से क्लासिफाई किया था। सही है। अब हम यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है कि एक फॉर्म मस्की और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पामेड फन। तो यहाँ पे हम लोग सीख सकते हैं पाल्मेलॉइड फॉर्म। अब देखिए ये जो पाल्मेलॉइड फॉर्म होती है ये कहाँ पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल सेल्स होती हैं वो लूजली पैक्ड हो जाती हैं और उसके चारों तरफ एक जिलेटिनस मैट्रिक्स जो होता है वो उसमें पैक होके बनी रहती है। तो अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे तो मान के चलिए ये कोई हमारा जिलेटिनस मैट्रिक्स है और इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो इस तरह से पैक्ड पाई जाती हैं, इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो लेकिन ये जितनी भी सेल होती हैं ये इंडिपेंडेंटली, यानी इनका जो बिहेवियर रहता है वो इंडिपेंडेंट रहता है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं करता। और ये जो स्टेज होती है दैट इट इज़ नोन एज द पामेला स्टेज। और जो पामेला स्टेज होती है ये किस तरह के एल्गी में पाई जाती है, तो उसका एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे नोट करिएगा। वो होता है क्लेमाइडोमोनास। इसके अंदर जो पामेला स्टेज होती है वो पाई जाती है। नीट में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सही है। अब हम देखेंगे कि इसके अलावा तीसरी जो फॉर्म होती है दैट इज नोन एज द डेंड्रॉइड फॉर्म, हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डेंड्रॉइड फॉर्म। अब देखिए डेंड्रॉइड से मतलब है कि ट्री लाइक। इनकी जो थैलस होता है वो एक ट्री जैसा आपको नजर आएगा देखने में, एक छोटा सा माइन्यूट स्मॉल ट्री आप इसको कह सकते हो। इसमें होता क्या है कि जो नंबर ऑफ एल्गी होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं और ज्वाइन होने के बाद बाई म्यूसिलेज, समझिए। तो म्यूसिलेज की हेल्प से जो नंबर ऑफ एल्गी होंगे वो एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद वो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर लेते हैं, समझिए। तो इसलिए हम इसको डेंड्रॉइड फॉर्म कहते हैं थैलस की। अब इसमें जो हमारे पास आते हैं उसमें जो एग्जाम्पल रहता है वो आपको ध्यान रखना है। मिस्टोकोकस एक एग्जाम्पल है इसमें, मिस्टोकोकस ये। और दूसरा एग्जाम्पल आप लोग नोट करो जो होता है, तो दूसरा एग्जाम्पल होता है यहाँ पे उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिनोक्लेटस। प्रेसिनोक्लेटस। तो इस तरह से आपने देखा कि पामेला स्टेज जो है या जो डेंड्रॉइड फॉर्म होती है ये थैलस की 3 अवस्थाएं अभी आप लोगों ने पढ़ी है। सही है। अब हम देखेंगे कि और कितने तरह के थैलस जो हैं वो एल्गी की बॉडी में या एल्गी में पाए जाते हैं। सही है। तो हमारा जो नेक्स्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंटस या नेक्स्ट जो है दैट इज नोन एज द कॉलोनियल फॉर्म। हम लोग देखेंगे आगे, तो उसको बोलते हैं कॉलोनियल फॉर्म। अब देखिए जो कॉलोनियल फॉर्म होती है ये किस प्रकार के एल्गी में पाई जाती है। तो कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो मोटाइल होते हैं और मोटाइल होने के साथ साथ वो एक दूसरे से फ्लैजेला के माध्यम से लिंक्ड होते हैं, यानी एक दूसरे के फ्लैजेला को वो जॉइंट करके एक कॉलोनी टाइप डेवलप कर लेते हैं। उसको हम लोग कॉलोनियल फॉर्म कहा जाता है थैलस की। और इसमें आपका आता है वॉल्वॉक्स प्लस गोनियम जी।
तो हम देखेंगे पहला जो आएगा हमारा एग्जाम्पल में देखेंगे तो एक होगा आपका वॉलवॉक्स और दूसरा होगा गोनियम। अब इनकी जो कॉलोनी होती है वो किस प्रकार की होती है, तो देखिए ये दोनों जो है फ्लैजिलेटेड हैं, तो इनकी जो कॉलोनी होगी दैट विल बी मोटाइल कॉलोनी जी, यानी ये कॉलोनी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करती रहती है पानी के ऊपर। अब हम देखेंगे इसमें नॉन मोटाइल कॉलोनी होती है, तो नॉन मोटाइल कॉलोनी जो है वो किस प्रकार के एल्गी से बनी होती है, तो उसमें एग्जाम्पल आता है हाइड्रोडिक्टियन एक एग्जाम्पल है, और एक होता है स्केन सेंड्समस, सही है। तो आप लोग नॉर्मल ध्यान रखो, दूसरा नाम आपको ध्यान नहीं है, तो हाइड्रोडिक्टियन। हाइड्रोडिक्टियन जो होता है ये जो बनाता है ये नॉन मोटाइल कॉलोनी बनाता है, ये तो इसकी जो फॉर्म होती है वो नॉन मोटाइल कॉलोनियल फॉर्म में हाइड्रोडिक्टियन जो है वो पाया जाता है। अब हम देखेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज नोन एज द फिलामेंटस। तो एक फिलामेंटस फॉर्म होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें फिलामेंटस फॉर्म जो होती है तो फिलामेंटस फॉर्म में कितने तरह के फिलामेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने इसको 3 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है। एक फिलामेंट ऐसा होता है जिसमें जो ब्रांच्ड होता है, ये यानी उसमें बहुत सारी ब्रांच पाई जाती हैं। एक होता है जो सिंपल ब्रांच्ड होता है जी, और तीसरा टाइप का जो फिलामेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्राइकस टाइप का फिलामेंट होगा। अब हम देखेंगे कि जो अनब्रांच्ड, पहला वाला हमने गलत लिख दिया है, उसको हम लोग बोलेंगे अनब्रांच्ड, सही है। हाँ, तो जो अनब्रांच्ड होते हैं वो कौन कौन से एल्गी हैं जिनका फिलामेंटस जो है वो अनब्रांच्ड होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जिसकी बात करेंगे वो होता है स्पायरोगायरा। तो स्पायरोगायरा के बारे में खासियत और है, ये फ्री लिविंग होता है, मतलब ये इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है, सही है। दूसरा है आपका यूलोथ्रिक्स। अब देखिए यूलोथ्रिक्स के बारे में अगर थोड़ा देखेंगे, यूलोथ्रिक्स हो गया या ऊडोगोनियम हो गया, तो एक और ले सकते हैं ऑयडोगोनियम। यूलोथ्रिक्स और ऑयडोगोनियम जो होते हैं ये अटैच्ड कंडीशन में पाए जाते हैं, यानी जो चट्टानें होती हैं ये इनका जो सबस्ट्रेटम होता है, जो नीचे का हिस्सा होता है वो रॉक्स पे अटैच होता है, सही है। अब इसमें एक तीसरी और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नोस्टॉक जी। तो जो नोस्टॉक होता है ये एग्रीगेटेड फॉर्म में आपको मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन एग्रीगेटेड फॉर्म, सही है। तो अब आप थोड़ा सा इसको समझिएगा, जैसे नॉनस्टॉक जो होता है वो धान की खेती में पाया जाता है, इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हमने आपको बताया था, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हमारी हेल्प करता है। तो जो एग्रीगेटेड फॉर्म में ये आपको जो पैडी क्रॉप्स होती हैं, उनका जो राइस फील्ड क्रॉप्स होती हैं, तो वहाँ पे आपको पानी के अंदर देखने को मिलेगा, सही है। अब हम बात करते हैं कि जो सिंपल ब्रांच्ड होते हैं, तो सिंपल ब्रांच में कौन कौन से एल्गी को रखा गया है, तो उसमें 2 एल्गी आते हैं, एक क्लेडोफोरा आता है, दूसरा सिस्टेनीमा। तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं क्लेडोफोरा और दूसरा होता है सिस्टेनीमा। तो ये 2 हमारे पास हैं जिनको कि सिंपल ब्रांच्ड में रखा गया है। इनकी जो थैलस होता है वो सिंपली ब्रांच्ड होता है ज़्यादा। अब जो बात तीसरी कैटेगरी हमारी आती है जिसको हम लोग हेट्रोट्राइकस बोला हुआ है, तो हेट्रोट्राइकस में क्या होता है, जैसा ट्राइकस शब्द यहाँ पे आया हुआ है, तो ट्राइकस का मतलब होता है इसके ऊपर जो फ्लैजेला पाए जाते हैं दीज आर डिफरेंट इन नेचर, वो अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो इसमें हमारा जो एग्जाम्पल आता है दैट इज नोन एज द एक्टोकार्पस। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा एक्टोकार्पस जो हेट्रोट्राइकस फॉर्म में पाया जाता है, और दूसरा एग्जाम्पल हमारा होता है फ्रिश्चिएला, ये तो हम लोग देखेंगे फ्रिश्चिएला। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे जो फिलामेंटस फॉर्म थी थैलोइड की, उसमें कितने तरह के एल्गी किस किस तरह से पाए जाते थे। अब बात करेंगे जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है, तो उसमें हम लोग देखेंगे साइफोनियस फॉर्म में कुछ जो एल्गी हैं वो पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे साहब ये साइफोनियस कौन सा आ गया, तो साइफोनियस में पहले आपको समझना है कि जो साइफोनियस होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। साइफोनियस फॉर्म, अब देखिए साइफन जो है वो क्या होता है, साइफन का मतलब होता है कि एक तरह की
एक वैक्यूल टाइप की जो होती है वो प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे पास मान के चलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन द प्लांट बॉडी ऑफ द एल्गी गेट एनलार्ज एंड अकम्पेन्ड बाई डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई जी, बट द सेप्टा आर नॉट लेड डाउन, so the tube-like multinucleated aseptate structure formed in which a large siphon-like vacuole is present। यानी एक जो हमारा aseptate स्ट्रक्चर बनेगा मल्टीन्यूक्लिएटेड होने के बाद या सिनोसाइटिक कंडीशन में आने के बाद, तो एक जो aseptate स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर एक वैक्यूल डेवलप हो जाएगी, दैट इज नोन एज द साइफोन। उसको हम लोग साइफोन कह देते हैं। तो इस तरह की जो कह सकते हो जो थैलस होता है उसको साइफोनियस फॉर्म ऑफ द एल्गी कहा जाता है। अब हमने इसमें किसको रखा हुआ है, तो उसमें हमारे पास आते हैं वॉचेरिया और प्रोटोसाइफोन। तो एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं वॉचेरिया एंड प्रोटोसाइफोन, ये दो एग्जाम्पल आपके इसमें आ जाते हैं। अब इसके अलावा और कौन सी होती है, तो एक होता है स्यूडो पेरेनकाइमेटस फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो पेरेनकाइमेटस फॉर्म। अब देखिए जो स्यूडो पेरेनकाइमेटस फॉर्म होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा प्लांट टिश्यूज के बारे में, तो प्लांट टिश्यू में पेरेनकाइमा सेल्स होती हैं, पेरेनकाइमा टिश्यू भी पाया जाता है। तो इसमें होता क्या है स्यूडो पेरेनकाइमेटस में कि जो फिलामेंट होते हैं एल्गी के, वो इस तरह से आपस में अटैच हो जाते हैं, उनका इंटरवीविंग हो जाती है कि वो आपको एक जाल जैसा नज़र आएगा। ये तो उसको हम लोग, ये आपको बिल्कुल पेरेनकाइमा की तरह से दिखाई देंगे। जैसे कि जब आप प्लांट के टिश्यूज़ की स्टडी कर रहे होते हो तो पेरेनकाइमा टिश्यू जो इस तरह से आपको दिखता है, तो इस तरह से फिलामेंटस जो हैं आपस में अटैच होकर के एक पेरेनकाइमेटस शेप को जनरेट कर देते हैं, तो इनको स्यूडो पेरेनकाइमेटस फॉर्म कहा जाता है। अब इसमें हम लोग जो जिस एल्गी को रखते हैं उसका जो नाम होता है उसको निमेलियन बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं निमेलियन, एक तो ये होता है, और दूसरा जो इसका एग्जाम्पल होता है निमेलियन के अलावा वो होता है बैट्रैकोस्पर्मम। तो दो इसको इसमें रखा गया है। अब तीसरा जो आता है वो पेरेनकाइमेटस फॉर्म होती है। तो हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन सी एल्गी हैं जो आपके पेरेनकाइमेटस फॉर्म में पाए जाते हैं, या जिनका थैलस जो होता है वो पेरेनकाइमेटस टाइप का नज़र आपको आता है। तो पेरेनकाइमेटस फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसमें आपका आता है अल्वा जी। अल्वा जो होता है ये आपको फॉलियोज टाइप का दिखाई देता है। फॉलियोज का मतलब होता है लीफ, यानी आपको पत्ती जैसी नजर आएगी। एक होता है आपका एंटेरोमॉर्फा। तो जो एंटेरोमॉर्फा होता है ये आपको बिल्कुल ट्यूबुलर नज़र आएगा, जैसे ट्यूब्स लाइक आपको स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दिखाई देंगे। और दूसरा होता है सारगैसम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है जी। सारगैसम का बहुत ज़्यादा यूज़ है, जब आप इसकी डिटेल में पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। तो जो सारगम ऐसा होता है, ये इसका जो फिलामेंट होता है ये हाईली डेवलप होता है जी। इसकी जो शेप होती है वो बहुत ज़्यादा डेवलप आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा अकॉर्डिंग टू थैलस हमने किस प्रकार से जो थैलस की स्ट्रक्चर थी वो एल्गी के अंदर पाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो नीट एग्ज़ाम में या जो भी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे कि जो एल्गी होते हैं उन एल्गी के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी ये अपना जो खाना है वो किस प्रकार से लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग कॉमनली बता देते हैं कि एल्गी के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एल्गी को किंगडम प्लांटी के अंतर्गत रखा गया है, और किंगडम प्लांटी में थैलोफाइटा के अंतर्गत इनको रखा जाता है। सही है, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो थैलस शेप में होती है। सही है, तो इनके अंदर जाहिर सी बात है कि जब प्लांटी के अंदर आ रहा है तो ऑटोट्रॉफिक तो होंगे ही होंगे। तो इनके अंदर ऑटोट्रॉफिक नेचर जो है वो तो डोमिनेंट कंडीशन में पाई ही जाती है। इसके साथ इनमें हेटेरोट्रॉफिक नेचर भी पाई जाती है, यानी कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो अपना खाना जो है वो
अलग अलग तरीके से लेते हैं, या दूसरे कह सकते हो कि जो एल्गी होते हैं या कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनसे लेते हैं एज ए पैरासाइटिक फॉर्म में। तो हम ये देखेंगे जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं तो उनमें कितने तरह के होते हैं। तो इनमें पहले होते हैं फैगोसाइटिक, ये हेटेरोट्रॉफिक में आते हैं। दूसरा होते हैं ऑस्मोट्रॉफिक, इनमें ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है, तो नाम से आप समझ सकते हो ये। एक होते हैं आपके पैरासाइटिक, जैसे मैंने बताया था सेफेल्यूरोस। सेफेल्यूरोस जो है वो उसकी जो स्पीसीज़ होती हैं वो चाय या कॉफ़ी की पत्तियों में पैरासाइट के रूप में पाई जाती हैं। एक होते हैं सेप्रोट्रॉफिक, यानी सेप्रोप्स की फॉर्म में भी ये लोग काम करते हैं, सही है। एक ऑक्सोट्रॉफिक होते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा एक नया शब्द आपके सामने जुड़ा है ऑक्सोट्रॉफिक, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। और एक होता है आपका मिक्सोट्रॉफिक। तो मिक्सोट्रॉफिक के बारे में तो हम पहले आपको बता ही चुके हैं। तो अब देखिए एक नया शब्द जुड़ के आया ऑक्सोट्रॉफिक। ये ऑक्सोट्रॉफिक क्या होता है? ऑक्सो का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खाना लेते हैं उनको ऑक्सोट्रॉफिक कहा जाता है। तो कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो कि ऑर्गेनिक डिकम्पोज जो वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है उससे अपना ये खाना लेते हैं, तो उनको ऑक्सोट्रॉफिक कैटेगरी में रखा गया है। क्लियर? चलिए, तो न्यूट्रिशन आपकी समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन इनमें कितने तरह का पाया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से रहती है, यानी किस प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन में इनमें 3 तरह का रिप्रोडक्शन जो है वो पाया जाता है। तो सबसे पहला जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज़ नोन एज द वेजिटेटिव। पहले वेजिटेटिव के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो डिटेल जानेंगे वो जानेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्लियर? इसको शॉर्टकट में हम लोग VR यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखेंगे कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो इसमें कितनी प्रोसेस से होता है, सही है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, तो बाइनरी फिशन द्वारा किस किस में रिप्रोडक्शन होता है आपको ये समझना है। तो इसमें 2 रखे गए हैं। एक तो है आपका यूग्लिना, जो मैंने आपको पहले बताया था, ये यूग्लिनॉइड कैटेगरी का एक प्रोटिस्ट होता है, लेकिन इसको प्लांट में भी रखा गया है। कारण क्योंकि ये कनेक्टिव लिंक होता है बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड, क्लियर। तो यूग्लिना हो गया और दूसरा हो गया आपका डाईएटम्स। तो यूग्लिना और डाईएटम्स जो होते हैं इनमें बाइनरी फिशन द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो हम लोग देखेंगे फ्रेगमेंटेशन जो होता है इसमें, तो इनमें जो फ्रेगमेंटेशन है इसमें क्या होगा, आपको मैंने बताया था इनका जो थैलस होता है वो छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और वो जो सेगमेंट होते हैं उससे एक नई बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो ये पाया जाता है स्पायरोगायरा। तो इसके एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हो स्पायरोगायरा प्लस यूलोथ्रिक्स के अंदर भी ये होता है, क्योंकि यूलोथ्रिक्स जो है दैट इज़ द फिलामेंटस एल्गी है। और एक जो होता है वो उसका नाम है हार्मीटिडियम या हार्मीडियम। हार्मीडियम ये। अब फ्रेगमेंटेशन आपको समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है दैट इज़ नोन एज द बडिंग। तो उसको हम लोग बडिंग द्वारा कह सकते हैं। बडिंग द्वारा भी इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बडिंग में क्या होगा आपको मैंने बता ही दिया था। बडिंग में एक स्मॉल बड जो होती है वो इनके थैलस पर डेवलप हो जाती है, जो कि मैच्योर कंडीशन में अलग होने पर वो दोबारा से रीजनरेट होगी, एक नई बॉडी जो है वो बना देगी। तो बडिंग में एग्जांपल आते हैं प्रोटोसाइफोन। प्रोटोसाइफोन जो साइफोनियस थैलस जिसका होता है उसमें ऐसा होता है। इसके अलावा हम देखेंगे साइन्यूरा। साइन्यूरा जो है इसके अंदर भी बडिंग से होता है। और इसके अलावा साइन्यूरा के अलावा डिक्टियो एक होता है आपका डिक्टियो स्फीरियम, डिक्टियो स्फीरियम। डिक्टियो स्फीरियम के अलावा इसमें एक और पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लेनोथीसी। ये एप्लेनोथीसी, क्लियर।
थोड़ा नाम बेटा थोड़ा अजीब से लगते हैं, लेकिन आप जब बार बार इसको रिवाइज करेंगे तो आई थिंक ये आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बडिंग हो गया हमारा। बडिंग के अलावा हम देखेंगे जो हॉर्मोगोनिया होता है, तो इसमें नेक्स्ट आता है दैट इज़ नोन एज द हॉर्मोगोनिया। तो हॉर्मोगोनिया जो है एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो इनके थैलस पे डेवलप होता है। तो इसमें हम देखेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल रखे गए हैं। तो एक आता है ऑसिलेटोरिया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हॉर्मोगोनिया द्वारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार के एल्गी में होता है या कौन से एल्गी में होता है। तो ये आपका एग्जाम्पल मैंने आपको जो बता रहा हूँ ये थोड़ा ध्यान रखने हैं। तो एक तो आपका ऑसिलेटोरिया हो गया, दूसरा हो गया एनाबीना। एनाबीना जो है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। तीसरा आपका नोस्टॉक हो गया। नोस्टॉक भी हॉर्मोगोनिया द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। इसके अलावा नोस्टॉक के अलावा आपका होता है सिस्टेनीमा। ये तो सिस्टेनीमा इसी कैटेगरी में आएगा। और एक एग्जाम्पल इसका और है जिसको बोलते हैं लिग्नभ्या, तो इसके द्वारा भी इसमें होता है। क्लियर। अब हम देखेंगे हॉर्मोगोनियम के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बाईजेमा, तो जेमा द्वारा देखेंगे बाईजेमा। अब जेमा को दूसरा नाम जो रखा गया है उसको प्रोप्यूग्यूल्स बोलते हैं, प्रोप्यूग्यूल्स। ठीक है, तो इसके द्वारा भी इनमें होता है। ठीक है, प्रोपेग्यूल्स। अब प्रोपेग्यूल्स द्वारा इसमें केवल कुछ ही कह सकते हो कि स्पेसिफिक एल्गी होते हैं जिनके द्वारा जिनमें ऐसा होता है। तो उस स्पेसिफिक एल्गी में जिसका नाम रखा गया उसका नाम होता है स्फेसिलेरिया। स्फेसिलेरिया, ठीक है, इसमें ये पाया जाता है। अब हम देखेंगे बाई ट्यूबर्स या बर्ड्स। तो बाई ट्यूबर्स और बल्बिल्स। तो ट्यूबर्स या बल्बिल्स द्वारा किस में पाया जाता है। तो उसका सिंपल सा एग्जांपल है दैट इज नोन एज द कारा। ये जो है कई बार पूछा गया है कारा में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। अब एक होता है इसको हम लोग बोलते हैं अमाइलम स्टार्स। अब देखिए ये थोड़ा सा आपके लिए अटपटा सा आपको लग रहा होगा। अमाइलम स्टार्स जो होता है ये भी एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। और जैसे जो फिलामेंट होता है एल्गी का, तो एल्गी के फिलामेंट में जो नोड सेल्स पाई जाती हैं, जहाँ नोड होते हैं, तो जो नोड सेल्स होती हैं वो एक मल्टी सेलुलर स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर को डेवलप करती हैं जिसमें स्टार्च जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो उस नोडल सेल स्ट्रक्चर को जिसमें स्टार्च ज़्यादा होता है उसको एमाइलम स्टार हम लोग कह देते हैं, एमाइलम स्टार। तो जो एमाइलम स्टार होता है ये फेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, जनरेट होता है, और जनरेट होने के बाद ये एक नई एल्गी बॉडी को डेवलप कर देता है। तो इसमें आपका जो आएगा वो होगा कारा। कारा के अलावा इसमें कारा की जो स्पीसीज होती है उसको हमें देखना, तो उसका नाम होता है स्टेलीग्रा, कारा स्टेलीगेरा, सॉरी कारा स्टेलीगेरा। तो ये कारा की जो स्पीसीज होती है उसके अंदर एमाइलम स्टार्स द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो होता है। तो आपने देखा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसमें करीब 6-7 प्रकार का है। तो इनके एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं जिससे आप इसको इजीली समझ सकते हो। जब हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे किसमें किससे हो रहा है। अब हम देखेंगे कि दूसरी जो कैटेगरी आती है दैट इज़ नोन एज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इनमें कितने प्रकार से होता है और उनके एग्जांपल्स जो हैं वो क्या क्या रहते हैं। तो सेकंड इज़ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इसको शॉर्टकट में हम लोग लिख सकते हैं AR। ये तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि एक होता है बाई जूस्पोर्स। तो जो जूस्पोर्स होते हैं वो आपको पता ही होगा मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, इनमें फ्लैजिला जो है वो भी पाया जाता है। तो अब आपको थोड़ा सा ये देखना है कि इसमें कितने फ्लैजिला जो हैं, यानी किस एल्गी में कितने फ्लैजिला पाए जाते हैं, समझिए, और किस तरह के जूस्पोर्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, इसको हमने थोड़ा सा अलग कैटेगराइज कर लिया है। तो सबसे पहले देखेंगे क्लेमाइडोमोनास जो है जी, और इसके अलावा क्लेडोफोरा।
क्लेमाइडोमोनास और क्लेडोफोरा, ये दो एल्गी ऐसे होते हैं जिनमें सिंपल, कह सकते हो सिंपल फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स होते हैं, समझे। तो इसमें सिंपल फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स द्वारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है, सही है। अब दूसरे नंबर पे इसमें देखेंगे दूसरी जो कैटेगरी है वो किस तरह की आती है। जैसे एक एल्गी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉचेरिया। तो वॉचेरिया जो होता है इसमें आप देखोगे इनमें जो जूस्पोर्स होते हैं उनको सिंजूस्पोर्स बोलते हैं और जो कंपाउंड होते हैं, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सिंजूस्पोर एंड कंपाउंड, समझ में आ रहा है। तो इनके जो जूस्पोर्स होते हैं इनको सिंजूस्पोर कहा जाता है, जो कंपाउंड नेचर के होते हैं, मतलब सिंपल नहीं होते हैं। तो ये वॉचेरिया का हो गया। अब एक आता है ऊडोगोनियम। तो ऊडोगोनियम जो होता है इसमें आप देखेंगे कि इसमें किस तरह के जूस्पोर्स जो हैं पाए जाते हैं। तो इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एपिकल रिंग ऑफ द सिलिया के द्वारा होता है। तो यहाँ पे समझेंगे एपिकल रिंग ऑफ सिलिया, क्लियर। अब अभी जूस्पोर्स में चल रहे हैं हम लोग, समझे। अब नेक्स्ट जो आता है वो है हमारा जैसे यूलोथ्रिक्स हुआ या क्लेडोफोरा हुआ, सही है। तो हम देखेंगे यूलोथ्रिक्स कॉमा क्लेडोफोरा। अब देखिए यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा जो होता है इनमें जो जूस्पोर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्वाड्रीसिलिएटेड जूस्पोर्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रीसिलिएटेड जूस्पोर्स। समझ में आ रहा है। इनके जो जूस्पोर्स होते हैं, क्वाड्री मतलब चार, ओके। तो इनमें चार सिलिया वाले जूस्पोर्स होते हैं यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा के अंतर्गत, क्लियर। अब दूसरे नंबर पे आता है आपका बाईएप्लेनोस्पोर। अब देखिए जो एप्लेनोस्पोर्स होते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन में डेवलप होने वाले स्पोर्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो हम लोग इन्हें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे एल्गी हैं जिसमें एप्लेनोस्पोर की हेल्प से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो उसमें हमने रखा वॉचेरिया को, यूलोथ्रिक्स को एंड क्लोरेला को। तो इसमें हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे वॉचेरिया, यूलोथ्रिक्स, जी वॉचेरिया हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया और क्लोरेला। अब देखिए इसमें थोड़ा सा क्लोरेला के लिए आपको स्पेसिफिक समझना है। क्लोरेला जो होता है इसमें जो आपके एप्लेनोस्पोर्स होते हैं उनका जो नाम रखा गया है उनको हम लोग ऑटोस्पोर्स भी कह देते हैं। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोस्पोर्स। ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है जो आपको ध्यान रखना है। अब और कौन से स्पोर्स होते हैं, तो एक होते हैं हिप्नोस्पोर्स, सही है। हिप्नोस्पोर्स। अब ये हिप्नोस्पोर्स क्या होते हैं ये थोड़ा सा हमें समझने पड़ेंगे। तो जो हिप्नोस्पोर्स होते हैं ये केवल कहाँ पाए जाते हैं, ये वॉचेरिया के अंदर पाए जाते हैं। क्लोरेला निवेलिस जो होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। अब ये होते कैसे हैं तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये थिक वॉल्ड स्पोर्स होते हैं। कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड स्पोर्स, जो कि इनके अंदर एक खासियत होती है, इनके ऊपर एक क्रोम नामक एक पिगमेंट जो सब्सटेंस होता है वो इस प्रकार के स्पोर्स में पाया जाता है, जिसके कारण ये रेड स्नो की भांति आपको दिखाई देते हैं, सही है। तो इनके एग्जाम्पल में आप लोग नोट कर लो बेटा, वॉचेरिया हो गया और क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, सही है। तो एग्जाम्पल मैं आपको ले दे रहा हूँ, वॉचेरिया कॉमा क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, सही है। और ये रेड स्नो जैसे आपको दिखाई देंगे, इससे आपको शॉर्टकट में समझ लेना है, क्योंकि इनके अंदर हिमेटोक्रोम नाम का एक पिगमेंटेड सब्सटेंस जो है वो पाया जाता है, सही है। उसके बाद हम देखेंगे बाई अकाइनीट। अब
अकाइनिड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो अकाइनिड्स जो होते हैं ये एक ड्राई सिंगल सेल्ड फ्रेगमेंट होता है, समझिए, जिसके अंदर स्टार्च या ऑयल भरा होता है। जैसे जो एल्गी होते हैं तो एल्गी के थैलस में कुछ जो एक टुकड़ा जैसे टूट के अलग हो गया, तो जब वो सूख जाएगा सिंगल सेल्ड होगा, मतलब सिंगल सेल होगी और उसके अंदर स्टार्च या ऑयल कुछ इस तरह का सब्सटेंस भर जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अकाइनीट। ये तो अकाइनीट द्वारा किस प्रकार के एल्गी में कह सकते हो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा नोट कर लेनी है। तो उसमें आपकी कैटेगरी आती है नॉस्टॉक, ये पहला तो आपका एग्जाम्पल नॉस्टॉक हो गया, उसके बाद ऊडोगोनियम इसी कैटेगरी में आता है। ये अकाइनिड्स द्वारा ये कई बार पूछा भी गया है, क्लेडोफोरा और लास्ट जो आपके पास है क्लेडोफोरा के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो वो आपका जो एग्जाम्पल रहेगा अकाइनिड्स में वो होता है पिथोफोरा। जी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पिथोफोरा। तो इस तरह से हमने देखा, इसमें ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो ऊडोगोनियम के बारे में पूछा जाता है कि ऊडोगोनियम में अकाइनिड द्वारा, या ये कभी कभी ये चारों के चारों पूछ लिए जाते हैं कि इसमें कौन सी एल्गी ऐसी है जिसमें अकाइनिड द्वारा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नहीं होता है। तो ये 4 में से 3 आपको दे रखे होंगे, चौथा आपको कोई दूसरी कैटेगरी दे रखी होगी, तो वहाँ थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एक नेक्स्ट जो आता है बेटा, दैट इज़ नोन एज द टेट्रा स्पोर्स। तो टेट्रा स्पोर्स जो होते हैं ये किस प्रकार से डेवलप होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये जो स्पोर्स होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब इनमें कोई भी फ्लैजिला जो है वो नहीं पाया जाता है, और ये टेट्रा स्पोरेंजियम नामक एक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होते हैं, और ये पाए जाते हैं आपके ब्राउन एंड रेड एल्गी के अंतर्गत। ब्राउन एंड रेड एल्गी ये उनमें आपको देखने के लिए मिलेंगे जो टेट्रा स्पोर्स होते हैं। अब इसमें हमने जो कैटेगरी रखी हुई है वो होता है आपका पॉलीसाइफोनिया जो है वो इसी कैटेगरी में आता है, पॉलीसाइफोनिया। और उसके बाद देखेंगे तो बैट्रोकोस्पर्मम जो मैंने आपको बताया था, बैट्रोकोस्पर्मम, वो भी हमारा इसी कैटेगरी में आ जाता है। सही है। अब मैंने बताया था पामेला, जो पामेला स्टेज होती है तो वो किसके अंदर पाई जाती है? पामेला स्टेज या पामेलाइड स्पोर्स जिनको हम लोग कह सकते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास मैंने बताया था आपको, तो इनमें होता है क्लेमाइडोमोनास। इसके अलावा यूलोथ्रिक्स जो होता है उसके अंदर भी पामेला स्टेज जो होती है वो पाई जाती है, और एक आपका टेट्रास्पोरा नामक जो एल्गी होता है उसके अंदर भी पामेला स्टेज जो है वो पाई जाती है। सही है। अब ये आपने देखा, इसके बाद हम देखेंगे कुछ इसमें और भी आगे ऐसे जो हैं, उसमें हम लोग देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से रहता है। जी, तो पामेला स्टेज के बाद आप देखोगे यहाँ से जो नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ द बाईओटोस्पोर्स। तो जो ऑटोस्पोर्स होते हैं मैंने अभी आपको बता दिया था कि ऑटोस्पोर्स को हम लोग दूसरा नाम इसका रखा गया है, दैट इज़ द रेस्टिंग स्पोर्स, इनको हम लोग कह देते हैं, ऑल्सो नोन एज द रेस्टिंग स्पोर। अब जो रेस्टिंग स्पोर होते हैं तो आपको देखना है कि ऐसे कौन कौन से हैं। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि जो क्लोरेला होता है वो ऑटोस्पोर्स में आ जाता है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं क्लोरेला। सही है। अब ऑटो के बाद आप देखेंगे कुछ होते हैं एक्सोस्पोर्स। तो जो एक्सोस्पोर्स होते हैं वो कब डेवलप होते हैं? तो ये डेवलप होते हैं आपके जब जो फिलामेंट होता है एल्गी का, तो एल्गी का जो थैलस है, अगर थैलस की जो अपेक्स रीजन होता है, जैसे मान चलो ये कोई एल्गी का थैलस है, इसका जो अपेक्स रीजन मतलब आगे का जो पार्ट होता है ये अचानक से बस्ट हो जाता है। सही है। और ये बस्ट होने पर इसका जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो इधर उधर बिखर जाता है, और प्रोटोप्लास्ट जो है वो आगे चल के डेवलप होकर के क्या बना देता है? एक्सोस्पोर्स बना देता है। तो जो एक्सोस्पोर्स होते हैं ये प्रोटोप्लास्ट से डेवलप होते हैं, इनको प्रोटोप्लास्टिक स्पोर्स भी कहा जाता है। सही है। तो इसमें हम लोग देखेंगे किसको रखा गया है, तो इसमें जो आता है
दैट इज़ नोन एज द कोमेसाइफोन। इसमें किसका एग्जाम्पल है? कोमेसाइफोन। सही है। अब एक होते हैं आपके एंडोस्पोर। तो जो एंडोस्पोर्स होते हैं ये आपके थैलस के अंदर ही बनते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है वो है डर्मोकार्पा। सही है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था एल्गी के अंतर्गत, तो वो उसमें कितने प्रकार से हो रहा था, उसमें कौन कौन से स्पोर्स थे जो डेवलप हुए, क्योंकि हर एल्गी के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रकार के स्पोर्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। क्लियर? तो इसी के साथ बेटा हमारा जो वेजिटेटिव और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग कल जो आपसे बात करेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाएंगे कि जो एल्गी हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस प्रकार से होता है। दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन द एल्गी। क्लियर? तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ओके, थैंक यू बेटा।